दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय निष्पक्ष संदेश देख रहे हैं। सावधान हो जाइए क्योंकि गिरफ्तारियों का दौर चल रहा है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के बहुत कम समय बचे हैं। अभी आपने 2-3 दिनों में देखा कि कई पत्रकारों के घर छापेमारी हुई। न्यूज़ क्लिक के कई पत्रकारों के घर में सुबह 6 बजे छापेमारी की गई केवल शक के आधार पर। और जो आप पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं संजय सिंह, उनको शराब घोटाला के मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया 4 अक्टूबर को। तो अभी तो ये सब टेलर शुरू हुआ है। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव आते आते बहुत कुछ होना है। कई वरिष्ठ नेताओं की भी गिरफ्तारी हो सकती है, मुख्यमंत्री स्तर के नेताओं की। तो जो सरकार के पास हथियार इस समय है यूएपीए, उसके तहत सरकार कुछ भी कर, सरकार के जो बैठे हुए अधिकारी हैं, एनआई एजेंसी है या ईडी है या दिल्ली पुलिस से कुछ भी कर सकते हैं। आपको बता दें, थोड़ा से आपको संक्षिप्त जानकारी दे दें यूएपीए की, क्या इसके अधिकार हैं और क्यों केस लगाए जा रहे हैं, कुछ प्रूफ भी दिखाते हैं और सरकार की मंशा क्या, इस पर सब चर्चा करेंगे। तो यूएपीए की बता दें, केवल शक के आधार पर आपको गिरफ्तार किया जा सकता है और आतंकवाद का कानून भी लगाया जा सकता है और इसकी अपील भी आप कोर्ट में नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपको जमानत चाहिए या केस की सुनवाई चाहिए तो सबसे पहले आपको सरकार की जो रिव्यू कमेटी होती है उसके पास आपको जाना पड़ेगा। फिर इसके बाद आप कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो कुछ तथ्य हैं, पहले आपको दिखा देते हैं। दिल्ली पुलिस ने बताया कि न्यूज़ क्लिक से जुड़े 46 लोगों से पूछताछ की गई। इनमें 37 पुरुष हैं और 9 महिलाएं हैं। जिन लोगों से पूछताछ की गई उनमें पत्रकार उर्मिलेश उनिंदो चक्रवर्ती, अभिसार शर्मा, परंजय गुहा ठाकुरता के अलावा इतिहासकार सोहेल हाशमी और सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट से जुड़े डी रघुनंदन भी शामिल थे। पुलिस ने न्यूज़ क्लिक के फाउंडर प्रवीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को आज कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने उन्हें 7 दिनों की रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस ने यूएपीए की धारा पुलिस ने जो धाराएं लगाई है, दिल्ली पुलिस, आपको बता दें, दिल्ली पुलिस ने इस साल 17 अगस्त को आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए और आईपीसी की कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। इस मामले के ही लेकर के मंगलवार को इन लोगों के यहाँ छापेमारी की गई। पुलिस ने यूएपीए की धारा 16, 17, 18 और 22C के तहत केस दर्ज किया है। साथ ही एफआईआर में आईपीसी की धारा 153A 2 समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना और 120B आपराधिक साजिश में के तहत लगाई गई है। न्यूज़ क्लिक पर कौन कौन सी धाराएं लगाई गई इसमें आप देखिए, इसका क्या अर्थ है जो धारा मैंने बताया। धारा 13 गैर कानूनी गतिविधियां, धारा 16 आतंकवादी कृत्य, धारा 17 आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन जुटाना, धारा 18 साजिश और धारा 22C कंपनियों ट्रस्टों के अपराध शामिल। इसके अलावा आईपीसी की धारा 153A विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना और धारा 120B आपराधिक साजिश में शामिल। तो ये धाराएं, इन धाराओं की ये तहत इनके ऊपर एक कार्रवाई होगी। दिल्ली शराब घोटाला में राउज एवेन्यू कोर्ट में आप सांसद संजय सिंह को भी जो 4 अक्टूबर गिरफ्तार किया गया था, उनको ईडी ने 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। ईडी की 5 रिमांड कोर्ट ने भेज दिया है। हालांकि ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी थी। बेंच ने ईडी से सवाल किया, कोर्ट की बेंच ने ईडी से सवाल किया कि सरकारी गवाह बने कारोबारी दिनेश अरोड़ा के बयान के अलावा सिसोदिया के खिलाफ सबूत कहाँ हैं। सिसोदिया को अगर पैसे मिले तो किसने दिए, कि अगर शराब घोटाला का आप आरोप लगाए तो पैसे किसने दिए या उन तक कैसे पहुंचा। पैसे देने वाले बहुत सारे लोग हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो शराब का जुड़ा हो। कहने का मतलब कि कोर्ट कह रहा है कि जो पैसे सिसोदिया जी को दिए गए वो जरूरी नहीं कि शराब के घोटाले की ही पैसे हों। केजरीवाल बोले जितने छापे करा ले, कुछ नहीं मिलेगा। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा कि ईमानदारी का रास्ता बहुत कठिन रास्ता होता है। इन लोगों ने हमें बदनाम करने की कोशिश की है। कहते हैं कि 100 करोड़ का घोटाला है और 1000 से ज़्यादा रेड मार चुके हैं। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि 100 करोड़ का घोटाला, 1000 ये रेड छापेमारी कर चुके हैं, लेकिन अब तक एक चवन्नी तक इन्हें नहीं मिली है। केंद्र सरकार
सिर से पैर तक भ्रष्टाचार में डूबी है। कल जब इनकी सरकार जाएगी, इनके खिलाफ इनके कारनामों की जांच की जाएगी। मैं आपको बता दूं, जो पत्रकार बंधुओं के ऊपर यूपीए के तहत जांच की जा रही है, उनसे पूछताछ की गई। इसको लेकर के दवाए के पत्रकार कुछ जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं प्रशांत भूषण जी, उनसे पूछा कि इसके तहत क्या हो सकता है। इस आरोप पर कि आपने किसी चाइनीज़ नेशनल से फंडिंग ली है, यूएपीए का केस नहीं बनाया जा सकता। कोई यूएपीए का ऑफेंस नहीं बनता, आतंक का कोई ऑफेंस नहीं बनता। ऐसे तो प्रधानमंत्री ने पीएम केयर्स फंड में चाइनीज़ कंपनियों से फंडिंग ली है। अडानी की कंपनियां तो एक चाइनीज़ कंपनी ही चला रही थी, उसकी जो फॉरेन कंपनियां एक चाइनीज़ आदमी ही चला रहा था। तो इसलिए इसके आधार पर यूएपीए का केस नहीं बनाया जा सकता। मैंने थोड़ा सा आपको वीडियो दिखाया क्योंकि दूसरे चैनल का वीडियो है, तो उसमें वो कह रहे हैं कि जो न्यूज़ क्लिप के ऊपर यूपीए की धारा के तहत केस लगाया जा रहा है, ये गलत है। अगर ये बताया जा रहा है कि चीनी कंपनी के द्वारा फंड उन्हें न्यूज़ क्लिप को मिला, तो अगर इसके तहत यूपीए लग सकता है तो प्रधानमंत्री जी के ऊपर भी लग सकता है, क्योंकि पीएम केयर फंड में भी तमाम चीनी कंपनियों ने फंडिंग की है, उनको चंदा दिया है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अडानी की एक कंपनी तो चीनी व्यक्ति ही चलाता था, और उन्होंने ये कहा कि इसके खिलाफ इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। अब दादागिरी बहुत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि यूपीए का केस जो पत्रकार, उन्होंने कहा कि जो इंडिपेंडेंट पत्रकारिता करते हैं, अगर उन लोगों ने न्यूज़ क्लिक में एक भी कोई कार्यक्रम किया था तो उनके घर छापेमारी की गई, बगैर एफआईआर की कॉपी दिखाए, और उनके लैपटॉप मोबाइल को जब्त किया गया। ये गैर कानूनी है। अभी तक एफआईआर की कॉपी भी नहीं दी गई, ये प्रशांत भूषण जी ने कहा। अब इस पे सारांश पे आते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपको बता दें, आप इधर कई वर्षों से देख रहे होंगे कि कोई भी अगर सरकार से सवाल करता है तो उसके खिलाफ गिरफ्तारी होती है। राज्य स्तर पे अगर इनकी सरकार है तो आपको पुलिस, उस राज्य की पुलिस का आपके खिलाफ कार्रवाई करेगी। अगर आप बड़े स्तर पे बातचीत करते हैं तो आपके घर ईडी आ जाती है। ऐसे कई मामले हमने देखा। अगर किसी व्यक्ति ने ज़्यादा केंद्र सरकार के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, बीजेपी सरकार के खिलाफ, तो उसके खिलाफ जांच शुरू हो जाती है, चाहे दिल्ली पुलिस के द्वारा, एनआईए के द्वारा या ईडी के द्वारा। 2024 आते आते बहुत कुछ होगा। कुछ बड़े नेताओं के ऊपर भी ये गाज गिर सकती है। बड़े नेता वो हो सकते हैं जो सरकार को लेकर ज़्यादा तीखी टिप्पणियां करते हैं, जैसे भूपेश बाघेल जी हैं, या अरविंद केजरीवाल जी हैं, या ममता बनर्जी भतीजे अभिषेक बनर्जी जी हैं। इस तरह कई बड़े नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है 2024 के पहले। तो मैंने शुरू में कहा था कि सावधान हो जाइए, गिरफ्तारियों का दौर चल रहा है। तो अगर सरकार की, जो यूपीए सरकार के पास जो हथियार है, इसके तहत अगर आप, कहने का मतलब उसमें इतना अधिकार दिया गया है कि आप अगर विचार नहीं मिलते, मैंने कहा शंका के आधार पर, अगर सरकार को लगता है कि आपने सरकार के खिलाफ कुछ बयानबाजी की, जिसको जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, पत्रकार इसका विरोध भी करते हैं कि क्या सरकार से सवाल करना गैर कानूनी है, तो यूपीए यही अधिकार दे देता है, सरकार को देता नहीं है, लेकिन उन अधिकारों को बढ़ा चढ़ाकर का प्रयोग किया जाता है। अगर आप सरकार से सवाल भी करते हैं तो उसमें ये भी आरोप लगा देते हैं कि आप देशद्रोही हैं, आप आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हैं, इसीलिए आप सरकार से सवाल करें, आपको देशभक्त आप नहीं हैं। तो इसके तहत शंका के आधार पर भी आपको कुछ भी कोई केस लगाया जा सकता है। और आपको अगर आप ये केस हटवाना चाहते हैं, जो आतंकवाद का केस आपको लग जाता है, इसको अगर आपको हटवाना है तो सबसे पहले आपको सरकार की रिव्यू कमेटी के पास जाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कोर्ट में अपील कर सकते हैं। इतनी शक्तियां इस कानून में दी गई हैं अधिकारियों को और सरकार को। तो इस कानून को दिखा करके सरकार कुछ समय समय पर कुछ पत्रकारों को डरा करके उनकी आवाज़ बंद करवाई जाती है। स्वतंत्र, प्रशांत भूषण ने कहा कि स्वतंत्र इंडिपेंडेंट पत्रकारिता के ऊपर ये दादागिरी है, उनकी आवाज़ बंद करवाना चाहते हैं लोग। आपको बता दें, पूछताछ के बाद अवसाद शर्मा ने ट्वीट किया था, ये लड़ाई जारी रहेगी, हम सवाल करते रहेंगे, हम डरने वाले नहीं, अवसाद शर्मा ने कहा था। अब जितने भी पत्रकारों के खिलाफ यूपीए के तहत उनसे पूछताछ की गई, अभी उनको एफआईआर भी नहीं दी गई और कोई केस नहीं बन रहा है। जो पत्रकार हैं, जो गैर कानूनी आप पैसा लिया न्यूज़ क्लिक ने,
उस कंपनी ने पैसा लिया चीनी पर, ये गैर कानूनी, ये प्रशांत भूषण ने भी कहा कि गैर कानूनी है, लेकिन यूपीए का केस नहीं बन रहा। अगर यूपीए केस बन रहा है तो पीएम के ऊपर भी बन रहा है, क्योंकि पीएम केयर फंड में भी चीनी कंपनी द्वारा पैसा आया, उन्होंने दान चंदा लिया। लेकिन जो पत्रकार हैं, किसी भी, आपको लगता है अक्षय शर्मा के आप कार्यक्रम देखते, जो पत्रकार मैंने नाम बताया उनके आप कार्यक्रम देखते होंगे, कहीं ऐसा नहीं लगता कि उनके अंदर देशभक्ति नहीं है। अगर वो सरकार से तीखे सवाल करते हैं तो क्या देशद्रोह हो सकता है? तो उन लोगों से अक्षय शर्मा कहा भी, किसको कौन चलाता है मुझसे कोई मतलब नहीं है, मुझको केवल जो उनको पेमेंट मिलता है उसके तहत अपना कार्यक्रम करते हैं, अक्षय शर्मा ने कहा। तो लोग जो कार्यक्रम करते हैं वो केवल राष्ट्रहित, जो समाज के लिए करना चाहिए पत्रकार को, वही करते हैं। अब उनसे क्यों पूछताछ की गई? उससे जुड़े हुए लोगों से क्यों पूछताछ की गई? जो उसके फाउंडर हैं या हेड हैं, जो उसका चैनल को चलाते हैं, उनके ऊपर किया गया, ठीक, कोई बात नहीं। किसके तहत आप कार्रवाई करते हैं, एक अलग मैटर हो जाएगा। यूपी लगाते हैं कि नहीं लगाते, वो उनका जांच का मामला है। लेकिन जो उनसे जुड़े हुए पत्रकार हैं या उनसे तमाम किसी से द्वारा भी जुड़े हुए हैं, मैंने कहा 46 लोगों से पूछताछ इनसे की गई, 46 लोगों से, तो ये गैरकानूनी है। ये सरकार की दादागिरी है कि आप किसी पत्रकार की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। जो सोशल मीडिया पे स्वतंत्र पत्रकारिता पत्रकार करते हैं, अब उन्हें भी डराया जा रहा है ईडी के द्वारा, यूपीए के द्वारा। इसके पहले भी जो तमाम पत्रकार, पूरा देश जानता है कि तमाम बड़े चैनल जो लोग काम करते थे, उनको किस ढंग से, रवीश जी हैं, प्रोफेसर वाजपेयी, अक्षय शर्मा भी उसमें शामिल थे, अजीत अंजुम है, तमाम लोग ऐसे तमाम पत्रकार हैं जो बड़े चैनलों में, आज तक, जी न्यूज़, एबीपी, तमाम ऐसे TV 9 भारत, ऐसे चैनलों में काम करते थे। उनको किस ढंग से निकाला गया, क्यों निकाला गया? अगर यहाँ तक कि जो एक बार बता रहे थे वाजपेयी जी, वाजपेयी बता दूँ कि उनका कार्यक्रम जो आता था, उनके कार्यक्रम के 9 बजे उनका टाइम जो आता था कार्यक्रम, उस कार्यक्रम के मास्टर स्ट्रोक, उसमें उनके कार्यक्रम के तहत सिग्नल भी खराब कर दिए जाते थे। इस तरह करके उनको हटाया गया फिर चैनल के द्वारा, कि चैनल ने कहा कि आपके द्वारा हमारी कमाई, विज्ञापन नहीं मिल रहा है, इस तरह तमाम आरोप लगा के हटाया गया। फिर रवीश जी को आपने देखा, अडानी जी ने उनके NDTV चैनल को ही खरीद लिया। अक्षय शर्मा को किस तरीके हटाया गया, अजीत अंजुम, तमाम ऐसे पत्रकारों को हटाया गया। पहले जहाँ मतलब जिस ढंग से आवाज़ दबाई जा सकती, दबाने का प्रयास किया गया, चैनलों से जो निष्पक्ष पत्रकारिता उनको हटवाया गया। फिर सोशल मीडिया में आप बोल रहे हैं, तो अब अपने जो सरकार के हथियार, सरकार उन हथियारों के प्रयोग करके उन लोगों की आवाज़ दबाना चाहती है। एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं, अभी पिछले हफ्ते की बात है, एक हफ्ते भी नहीं हुए, प्रधानमंत्री जी यूट्यूबरों से कह रहे थे कि मैं भी आपके जैसा हूँ। प्रधानमंत्री जी, आप यूट्यूबर बनते हैं, यूट्यूबरों से सहानुभूति भी चाहते हैं और उनको, लोगों को गिरफ्तार भी आप करवाते हैं। ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपको सहानुभूति चाहिए तो निष्पक्ष रूप से जो लोग पत्रकारिता कर रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए। इससे आपको सहानुभूति मिलेगी, निश्चित तौर पे मिलेगी, जब आप लोगों को खुली छूट देंगे। अगर किसी चीज़ को आप दबाएंगे, विज्ञान का नियम है, ज़्यादा प्रसार मारेंगे आप, तो उसमें निश्चित तौर पे उछाल मारेगा। तो आप प्रसार बनाना छोड़ दीजिए, आपको सहानुभूति मिलनी शुरू हो जाएगी। जब तक आप प्रसार बनाएंगे, आपको सहानुभूति नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पहली बार जुड़े तुरंत हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।